चैप्टर 11 फ्लोरिडा और टेक्सास। अभी भी एक सवाल का फैसला होना बाकी था। प्रयोग के लिए अनुकूल जगह का चयन करना था। कैम्ब्रिज वेधशाला की सिफारिश के अनुसार बंदूक को क्षितिज के तल पर लंबवत निशाना लगाना चाहिए, यानी शिखर की ओर। अब चंद्रमा केवल 0 डिग्री और 28 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित स्थानों पर, या दूसरे शब्दों में, जब उसका झुकाव केवल 28 डिग्री होता है तो शिखर पर दिखाई देता है। इसलिए सवाल ये था कि ग्लोब के उस सटीक बिंदु को निर्धारित किया जाए जहां विशाल कोलंबियाड को डाला जाना चाहिए। 20 अक्टूबर को गन क्लब की आम बैठक हुई। बारबिकेन ने जेड बेलिट्रॉप द्वारा बनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शानदार नक्शा लाया। लेकिन इससे पहले कि वह इसे खोल पाता, जेटी मैस्टन अपने सामान्य जोश के साथ उठे और इस प्रकार बोलना शुरू कर दिया। माननीय साथियों, आज हम जिस प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं वो वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का है, और यह हमें देशभक्ति का एक महान कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। गन क्लब के सदस्य एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन समझ नहीं पाए कि वक्ता क्या कहना चाह रहे थे। आप में से कोई भी, उन्होंने आगे कहा, अपने देश की शान को कम करने के बारे में नहीं सोचेगा, और अगर संघ के पास कोई एक अधिकार है जिसका वह दावा कर सकता है तो वह है गन क्लब की दुर्जय तोप को अपने सीने में पनाह देना। अब वर्तमान परिस्थितियों में क्या आप मुझे अनुमति देंगे? बारबिकेन ने कहा। मैं विचारों की स्वतंत्र चर्चा की मांग करता हूँ, आवेगपूर्ण जे.टी. मैस्टन ने उत्तर दिया, और मैं यह मानता हूँ कि जिस क्षेत्र से हमारा शानदार प्रक्षेप्य उठेगा वह संघ का होना चाहिए। निश्चित रूप से, कई सदस्यों ने उत्तर दिया। ठीक है, तब चूंकि हमारी सीमाएं बहुत दूर तक नहीं फैली हैं, चूंकि दक्षिण में महासागर ही हमारी सीमा है, चूंकि हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे और एक पड़ोसी देश में 28वें समानांतर तक पहुंचना है, ये सब एक वैध युद्ध का कारण है, और मैं मांग करता हूं कि मैक्सिको के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जानी चाहिए। नहीं, नहीं, हर तरफ से चिल्लाया गया। नहीं, जे.टी. मैस्टन ने उत्तर दिया। मैं इन परिसरों में ऐसा शब्द सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हूँ। लेकिन सुनो, कभी नहीं, कभी नहीं, जोशीले वक्ता ने चिल्लाते हुए कहा। जल्द या बाद में इस युद्ध की घोषणा की जाएगी, और मैं मांग करता हूँ कि यह आज ही हो। मैस्टन, बारबिकेन ने अपनी घंटी बजाते हुए कहा, मैं आपसे सहमत हूँ कि प्रयोग कहीं और नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए, सिवाय संघ की धरती पर, लेकिन अगर मुझे पहले बोलने की अनुमति दी गई होती, और आपने इस नक्शे पर नज़र डाली होती, तो आपको पता चल जाता कि हमारे पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ सीमाएं 28वीं समानांतर से आगे तक फैली हुई हैं। देखिए, हमारे पास टेक्सास और फ्लोरिडा का पूरा दक्षिणी हिस्सा है। इस घटना का कोई परिणाम नहीं निकला, फिर भी यह अफसोस की बात है कि जे.टी. मैस्टन ने खुद को इस बात के लिए राजी कर लिया। इसलिए ये तय किया गया कि कोलंबियाड को या तो टेक्सास की धरती पर या फिर फ्लोरिडा की धरती पर फेंका जाना चाहिए। लेकिन इस फैसले से इन दोनों राज्यों के शहरों के बीच एक अभूतपूर्व प्रतिद्वंद्विता पैदा होने वाली थी। 28वीं समानांतर रेखा जब अमेरिकी तट को छूती है, तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप को पार करती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। फिर मेक्सिको की खाड़ी में गिरते हुए यह अल्बामा, मिसिसिपी और लुइसियाना के तटों द्वारा बनाए गए चाप को घटाती है, फिर टेक्सास को घेरते हुए, जिससे यह एक कोन बनाती है, यह मेक्सिको के ऊपर अपनी दिशा जारी रखती है, सोनोरा और पुराने कैलिफोर्निया को पार करती है, और प्रशांत महासागर में खो जाती है। इसलिए इस समानांतर रेखा के नीचे स्थित केवल टेक्सास और फ्लोरिडा के हिस्से ही कैम्ब्रिज वेधशाला द्वारा अनुशंसित अक्षांश की आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। फ्लोरिडा के दक्षिणी हिस्से में कोई महत्वपूर्ण शहर नहीं है। ये केवल भटकते भारतीयों के खिलाफ बनाए गए किलों से भरा हुआ है। केवल एक शहर, टैम्पा टाउन, अपनी स्थिति के पक्ष में दावा कर सकता है। इसके विपरीत, टेक्सास में शहर अधिक संख्या में हैं और अधिक महत्वपूर्ण हैं। नर्सिस काउंटी में कॉपस क्रिस्टी और रियो ब्रावो, लारेडो, कोमालाइट्स, वेब में सैन इग्नासियो, स्टार में रियो ग्रांडे शहर, हिडाल्गो में एडिनबर्ग, सांता रीटा,
एल पांडा और कैमरून में ब्राउनसविले पर स्थित सभी शहरों ने फ्लोरिडा के दावों के खिलाफ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। इसलिए ये निर्णय सार्वजनिक होने से पहले ही फ्लोरिडा और टेक्सिकन प्रतिनिधि सबसे छोटे रास्ते से बाल्टीमोर पहुंच गए। उस क्षण से राष्ट्रपति बार्बिकेन और गन क्लब के प्रभावशाली सदस्यों को दिन रात दुर्जय दावों से घेर लिया गया। यदि ग्रीस के 7 शहर होमर के जन्मस्थान होने के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो 2 पूरे राज्य एक तोप के लिए लड़ने की धमकी दे रहे थे। इन प्रतिद्वंद्वी दलों को तब शहर की सड़कों पर हथियारों के साथ मार्च करते देखा गया था। हर बार जब वे मिलते थे तो लड़ाई आसन होती थी, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। सौभाग्य से राष्ट्रपति बार्बिकेन की समझदारी और कौशल ने इस खतरे को टाल दिया। व्यक्तिगत प्रदर्शनों को विभिन्न राज्यों के समाचार पत्रों में जगह मिली। इस प्रकार न्यूयॉर्क हेरल्ड और ट्रिब्यून ने टेक्सास के दावों का समर्थन किया, जबकि टाइम्स और अमेरिकन रिव्यू ने फ्लोरिडा के प्रतिनिधियों का पक्ष लिया। गन क्लब के सदस्यों को पता नहीं था कि किसकी बात सुननी है। टेक्सास ने बड़े गर्व से अपनी 26 काउंटियों का उल्लेख किया, जिन्हें उसने क्रमबद्ध किया हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन फ्लोरिडा ने उत्तर दिया कि 6 गुना छोटे देश में 12 काउंटियां 26 से अधिक साबित हुईं। टेक्सास ने अपने 33,000 निवासियों का बखान किया, लेकिन फ्लोरिडा, जो उससे कहीं छोटा था, ने 56,000 की आबादी के साथ कहीं ज्यादा घनी आबादी होने का दावा किया। इसके अलावा फ्लोरिडा ने टेक्सास पर पालुडियन बुखार का घर होने का आरोप लगाया, जिसने एक साल में कई हजार निवासियों को अपनी चपेट में ले लिया, और फ्लोरिडा गलत नहीं था। बदले में टेक्सास ने जवाब दिया कि फ्लोरिडा को उसके बुखार से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, और कम से कम अन्य देशों को अस्वस्थ कहना अविवेकपूर्ण है, जब फ्लोरिडा स्वयं क्रोनिक वोमिटो निग्रो से पीड़ित है और टेक्सास गलत नहीं था। इसके अलावा टेक्सिकन ने न्यूयॉर्क हेरल्ड के माध्यम से कहा, ऐसे राज्य को अधिकार प्राप्त हैं जो पूरे अमेरिका में सबसे अच्छा कपास उगाता है, एक राज्य जो जहाज़ों के निर्माण के लिए होल्म ओक का उत्पादन करता है, एक राज्य जिसके पास शानदार कोयला और लोहे की खदानें हैं जो 50% शुद्ध अयस्क पैदा करती हैं। इस पर अमेरिकन रिव्यू ने उत्तर दिया कि फ्लोरिडा की मिट्टी, हालांकि इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन कोलंबिया की ढलाई के लिए बेहतर परिस्थितियां प्रदान करती थी, क्योंकि यह रेत और चिकनी मिट्टी से बनी थी। लेकिन टेक्सिकन ने उत्तर दिया, किसी भी चीज को किसी स्थान पर फेंकने से पहले उसे उस स्थान पर पहुंचना होगा। अब फ्लोरिडा के साथ संचार कठिन है, जबकि टेक्सास के तट पर गैल्वेस्टन खाड़ी है, जो 14 लीग के दायरे में है और जिसमें दुनिया के सभी बेड़े समा सकते हैं। क्यों? फ्लोरिडा को समर्पित समाचार पत्रों ने उत्तर दिया, आपकी गैल्वेस्टन खाड़ी 29वें समानांतर से ऊपर स्थित है, जबकि हमारी एस्पिरिटू सैंटो खाड़ी ठीक 28वें अक्षांश पर खुलती है और इसके माध्यम से जहाज सीधे टाम्पा टाउन जाते हैं। वाकई बहुत अच्छी खाड़ी है, टेक्सास ने उत्तर दिया, यह आधी रेत से भरी हुई है। फ्लोरिडा चिल्लाया, आपकी बातें सुनकर कोई भी सोचेगा कि मैं एक जंगली देश हूँ। खैर, सेमिनोल अभी भी आपके मैदानों में घूमते हैं, और आपके अपाचे और कोमांच के बारे में क्या क्या वे सभ्य हैं। इस प्रकार युद्ध कुछ दिनों तक जारी रहा, जब फ्लोरिडा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक अन्य मैदान पर खींचने की कोशिश की, और एक सुबह टाइम्स ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि यह उद्यम मूलतः अमेरिकी है, इसलिए इसका प्रयास केवल मूलतः अमेरिकी क्षेत्र पर ही किया जाना चाहिए। इन शब्दों पर टेक्सास खुद को रोक नहीं सका। अमेरिकी, ये चिल्लाया, क्या हम भी आपके जैसे अमेरिकी नहीं हैं? क्या टेक्सास और फ्लोरिडा दोनों 1845 में संघ में शामिल नहीं हुए थे? निश्चित रूप से, टाइम्स ने उत्तर दिया, लेकिन हम 1820 से अमेरिका के हैं। ट्रिब्यून ने जवाब दिया, हाँ, 200 साल तक स्पेनिश या अंग्रेज रहने के बाद आपको $50 लाख में अमेरिका को बेच दिया गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? फ्लोरिडा ने जवाब दिया, क्या हमें इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए? क्या लुइजियाना को 1803 में नेपोलियन से $16,000 में नहीं खरीदा गया था? ये शर्मनाक है। फिर टेक्सास के प्रतिनिधियों ने चिल्लाया, फ्लोरिडा जैसी दयनीय भूमि का टुकड़ा टेक्सास के साथ अपनी तुलना करने की हिम्मत करता है, जिसने बेचे जाने के बजाय खुद को स्वतंत्र बना लिया,
जिसने 2 मार्च 1836 को मैक्सिकन को बाहर निकाल दिया, जिसने सैन जैसिंटो के तट पर सांता अन्ना की सेना पर सैमुअल ह्यूस्टन द्वारा प्राप्त जीत के बाद खुद को संघीय रिपब्लिकन घोषित कर दिया। संक्षेप में, एक देश जो स्वेच्छा से संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो गया क्योंकि वह मैक्सिकन से डरता था। फ्लोरिडा ने उत्तर दिया, डर। जिस दिन से यह शब्द, जो वाकई बहुत कटु था, बोला गया, स्थिति असहनीय हो गई। बाल्टीमोर की सड़कों पर दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ की आशंका थी। प्रतिनिधियों पर नजर रखना अनिवार्य था। राष्ट्रपति बार्बिकेन आधे पागल हो गए थे। धमकियों से भरे नोट, दस्तावेज और पत्र उनके घर में भर गए। उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? मिट्टी की उपयुक्तता, संचार की सुविधा और परिवहन की गति के दृष्टिकोण से दोनों राज्यों के अधिकार वास्तव में समान थे। जहां तक राजनीतिक हस्तियों का सवाल है, उनका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं था। अब ये झिझक और शर्मिंदगी कुछ समय तक चली ही थी कि बार्बिकेन ने इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। उसने अपने सहयोगियों को बुलाया और जो समाधान उसने उनके सामने प्रस्तावित किया वह अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण था, जैसा कि निम्नलिखित से देखा जाएगा। उन्होंने कहा, फ्लोरिडा और टेक्सास के बीच जो कुछ भी हुआ है, उस पर उचित विचार करने के बाद ये स्पष्ट है कि पसंदीदा राज्य के शहरों के बीच फिर से वही कठिनाइयां आएंगी। राज्य से शहर तक प्रतिद्वंद्विता बदल जाएगी और बस इतना ही। अब टेक्सास में 11 शहर हैं, जिनमें अपेक्षित परिस्थितियां हैं जो उद्यम के सम्मान को चुनौती देंगी और जो हमारे लिए नई मुसीबतें पैदा करेगी, जबकि फ्लोरिडा में केवल एक है, इसलिए मैं टेम्पा टाउन के लिए फैसला करता हूँ। टेक्सिकन प्रतिनिधि इस निर्णय से अचंभित रह गए। इससे वे भयंकर गुस्से में आ गए और उन्होंने गन क्लब के विभिन्न सदस्यों को नामात्र के उकसावे भेजे। बाल्टीमोर के मजिस्ट्रेटों के लिए केवल एक ही रास्ता था और उन्होंने वही रास्ता अपनाया। उन्होंने एक विशेष ट्रेन की भाप मंगवाई, टेक्सिकनों को उसमें भर दिया, चाहे वे चाहें या न चाहें, और उन्हें 30 मील प्रति घंटे की गति से शहर से दूर भेज दिया। लेकिन वे इतनी जल्दी उत्तेजित नहीं हुए कि अपने विरोधियों पर अंतिम और धमकी भरा व्यंग्य कर सकें। 2 समुद्रों के बीच स्थित एक साधारण प्रायद्वीप फ्लोरिडा की चौड़ाई का हवाला देते हुए उन्होंने ये दिखावा किया कि यह झटके का सामना नहीं कर सकेगा तथा पहली बार तोप दागे जाने पर ही उड़ जाएगा। बहुत अच्छा, इसे उड़ा दिया जाए। फ्लोरिडावासियों ने प्राचीन काल के अनुरूप संक्षिप्तता के साथ उत्तर दिया।